जब बीरबल ने दरबार छोड़ दिया, आत्मसम्मान और बुद्धि की जीत। एक ठंडी सुबह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर किसी बात को लेकर थोड़े तनाव में थे। बातों बातों में अकबर ने एक अजीब राय रखी। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें लगता है कि इंसान केवल लालच के लिए काम करता है। अगर लालच न हो तो कोई किसी की सेवा न करे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दुनिया लालच से नहीं बल्कि प्रेम और स्वाभिमान से भी चलती है। हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। अकबर को अपनी बात कटती हुई अच्छी नहीं लगी। उन्होंने झुंझलाकर कहा, तुम हमेशा मेरी बातों को काटते हो बीरबल। शायद तुम्हें अपनी बुद्धिमानी पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। याद रखो, तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। बीरबल को यह बात चुभ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आलम पनाह, बुद्धि ईश्वर की देन है, किसी इंसान की रियायत नहीं। अकबर का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक हम तुम्हें बुलाए नहीं। और हां, हमें अपनी सूरत कभी मत दिखाना। बीरबल ने कोई तर्क नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अकबर को प्रणाम किया और बिना कोई सामान लिए महल से बाहर निकल गए। दरबारियों में खलबली मच गई। बीरबल के दुश्मनों ने खुशियां मनाई, लेकिन अकबर को लगा कि बीरबल शाम तक माफी मांगने वापस आ जाएगा। परंतु बीरबल वापस नहीं आए। उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और एक दूर दराज के गांव में एक साधारण किसान के भेष में रहने लगे। उन्होंने अपना नाम बदल लिया और अपनी पहचान पूरी तरह छिपा ली। गांव वालों के लिए वो पंडित जी थे, जो अपनी सूझबूझ से उनके झगड़े सुलझाते थे। दिन हफ्ते में बदले और हफ्ते महीनों में। बीरबल के बिना अकबर का मन कहीं नहीं लग रहा था। दरबार के जटिल मसले अब सुलझ नहीं रहे थे। अन्य मंत्री और दरबारी केवल जी हुजूर करना जानते थे। उनके पास बीरबल जैसी मौलिक सोच नहीं थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में सैनिक भेजे, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं चला। अकबर जानते थे कि बीरबल को ढूंढने के लिए बल नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे बीरबल अगर कहीं भी होंगे तो खुद ही अपनी पहचान उजागर कर देंगे। अकबर की विचित्र चुनौती, अक्ल का घड़ा। अकबर ने पूरे साम्राज्य में एक मुनादी घोषणा करवा दी। जो भी गांव का मुखिया एक महीने के भीतर शहंशाह को अक्ल से भरा हुआ घड़ा भेंट करेगा, उसे सोने की मोहरें दी जाएंगी। और जो मुखिया ऐसा करने में असफल रहेगा, उसे उस घड़े को सोने से भरकर दरबार में जमा करना होगा। सभी गांवों के मुखिया परेशान हो गए। अक्ल भला किसी घड़े में कैसे भरी जा सकती है? ये तो असंभव था। जिस गांव में बीरबल छिपे हुए थे, वहां का मुखिया भी बहुत परेशान था। उसने कहा, पंडित जी, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास इतना सोना नहीं है कि घड़ा भर सकें, और अक्ल कहां से लाएं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुखिया जी, आप चिंता न करें। मुझे एक खाली घड़ा दे दीजिए, मैं उसे अक्ल से भर दूंगा। बस मुझे एक महीने का समय चाहिए। मुखिया ने बीरबल को एक मिट्टी का घड़ा दे दिया। बीरबल उस घड़े को लेकर अपने कद्दू के खेत में गए। उन्होंने एक बेल पर लगे छोटे से कद्दू के फल को बिना तोड़े सावधानी से घड़े के अंदर डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कद्दू बड़ा होता गया और घड़े के अंदर की पूरी जगह को घेर लिया। एक महीने बाद कद्दू इतना बड़ा हो गया कि अब उसे बिना घड़ा फोड़े बाहर निकालना असंभव था। बीरबल ने बेल को काट दिया और घड़े के मुंह को कपड़े से ढक दिया। उन्होंने मुखिया से कहा, लीजिए मुखिया जी, अक्ल का घड़ा तैयार है। इसे शहंशाह को दे दीजिएगा और कहिएगा कि इसमें अक्ल का फल है। शर्त यह है कि फल को बिना काटे और घड़े को बिना फोड़े ही बाहर निकालना होगा। मुखिया डरते डरते अकबर के दरबार में पहुंचा और बीरबल का सिखाया हुआ संदेश दोहराया।
अकबर ने जैसे ही घड़े के अंदर झांका, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कद्दू घड़े के अंदर फंसा हुआ है, जिसे बिना घड़ा तोड़े निकालना नामुमकिन है। अकबर तुरंत समझ गए, ये अनोखी सोच सिर्फ और सिर्फ बीरबल की ही हो सकती है। उन्होंने मुखिया को पकड़ लिया और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह तरकीब किसने सुझाई? मुखिया ने डर के मारे सारा सच उगल दिया और बीरबल के ठिकाने का पता बता दिया। अकबर खुद उस गांव में बीरबल को लेने पहुंचे। जब बीरबल अकबर के सामने आए तो उन्होंने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? चेहरा क्यों छिपा रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने ही तो कहा था कि मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना। मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें राज्य से निकाला था, लेकिन तुम्हारी कमी ने हमें बताया कि तुम हमारे लिए कितने कीमती हो। तुम्हारे बिना ये दरबार और ये शहंशाह दोनों अधूरे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपना कपड़ा हटाया और बोले, हुजूर, कभी कभी दूरियां ये बताने के लिए जरूरी होती है कि नजदीकियां कितनी अहम है। अकबर ने बीरबल को बहुत सारे उपहार दिए और उन्हें ससम्मान वापस दरबार लेकर आए। शिक्षा, बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने साबित किया कि चाहे आप किसी भी हाल में हो, आपकी बुद्धि और ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। अहंकार का पतन, सत्ता और पद का घमंड अक्सर व्यक्ति को अंधा कर देता है, लेकिन अंततः उसे सत्य और योग्यता के सामने झुकना ही पड़ता है। आत्मसम्मान से समझौता नहीं। बीरबल ने अपमान सहने के बजाय पद त्यागना बेहतर समझा, जो ये सिखाता है कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। समाधान हर समस्या का है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसे चतुराई और धैर्य से न सुलझाया जा सके, जैसे अक्ल का घड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते में कड़वाहट आने पर भी यदि आधार प्रेम और सम्मान का हो तो वे वापस जुड़ जाते हैं। बीरबल की जीत केवल अकबर को हराने में नहीं थी, बल्कि उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने में थी। सपने का कर्ज। जब हकीकत और कल्पना के बीच हुआ फैसला। मुगल शहंशाह अकबर के दरबार में आए दिन अजीबोगरीब मामले आते रहते थे। जहां बड़े बड़े काजी और वजीर उलझ जाते, वहां बीरबल अपनी सूझबूझ से न्याय की नई मिसाल कायम करते। एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये मामला था एक सपने में लिए गए उधार का। आगरा के पास के एक नगर में धनीराम नाम का एक अत्यंत धनी लेकिन महाकंजूस सेठ रहता था। उसे सोने की मोहरों से इतना लगाव था कि वह सोते जागते सिर्फ धन के बारे में ही सोचता रहता था। वो अपनी परछाई को भी एक पैसा देने से कतराता था। एक रात सेठ धनीराम ने एक बहुत ही स्पष्ट सपना देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले एक गरीब किसान गंगू ने उससे 1000 सोने की मोहरें उधार ली है। सपने में गंगू ने वादा किया था कि वो 1 महीने के भीतर ये रकम लौटा देगा। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो उसके मन में वो सपना बिल्कुल ताजा था। उसे लगा कि सपना इतना सच था तो कर्ज भी सच ही होगा। उसकी बुद्धि पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसने सोचा, गंगू तो गरीब है, अगर मैं उससे ये कहूं कि उसने सपने में उधार लिया है तो शायद वो डरकर मुझे पैसे दे दे। अजीबोगरीब मांग और किसान की बदहाली। सेठ धनीराम सीधा गंगू किसान के घर पहुंचा। गंगू बेचारा सुबह की रोटी का जुगाड़ कर रहा था। सेठ ने चिल्लाकर कहा, गंगू, निकाल मेरी 1000 सोने की मोहरें। महीना पूरा होने वाला है और तुमने अभी तक मेरा उधार नहीं चुकाया। गंगू हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता हूं। मैंने आपसे 1000 मोहरें कब ली? मैंने तो कभी आपके घर की दहलीज भी नहीं लांघी। सेठ हट गया। झूठ मत बोलो। कल रात मेरे सपने में तुम आए थे। तुमने मुझसे मोहरों की थैली ली थी। मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए
तो मैं तुम्हें शहंशाह के दरबार में खींच ले जाऊंगा। गंगू ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन सेठ नहीं माना। नगर में ये बात फैल गई कि सेठ अब सपनों के कर्ज वसूल रहा है। बेचारा गंगू रोता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर के दरबार में न्याय की पुकार। शहंशाह अकबर ने जब ये मामला सुना तो वे भी चकरा गए। उन्होंने सेठ धनीराम से पूछा, सेठ, क्या तुम्हारे पास कोई लिखित दस्तावेज है कि तुमने गंगू को कर्ज दिया था? सेठ ने बड़ी ढिठाई से कहा, जहांपनाह, हकीकत में कोई गवाह नहीं है, लेकिन मेरे सपने में सब कुछ साफ था। मैंने अपनी आंखों से उसे पैसे लेते देखा है। क्या आप एक ईमानदार आदमी के सपने को झूठा कहेंगे? अकबर ने वजीरों की तरफ देखा। वजीर बोले, आलम पनाह, कानून में तो सपनों के कर्ज का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अगर सेठ सच कह रहा है तो किसान को पैसे देने चाहिए। अकबर समझ गए कि यह मामला पेचीदा है। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया, बीरबल, क्या तुम इस सपने का कर्ज चुका सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, ये तो बहुत आसान है, बस मुझे कल तक का समय दीजिए। कल दरबार में सेठ धनीराम को अपनी 1000 मोहरें मिल जाएंगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। लोग ये देखने आए थे कि क्या वाकई एक गरीब किसान को सपने के कर्ज के बदले अपनी जान या जमीन देनी पड़ेगी। बीरबल दरबार के बीचों बीच आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा मखमली थैला था, जिसमें से मोहरों की खनक सुनाई दे रही थी। उनके पीछे एक सेवक एक बहुत बड़ा आईना, दर्पण लेकर आ रहा था। बीरबल ने वो आईना एक मेज पर रखा और उसके ठीक सामने वो मोहरों से भरा थैला रख दिया। आईने में वो थैला और उसमें भरी चमकती हुई मोहरें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने सेठ धनीराम को पास बुलाया और कहा, सेठ जी, जैसा कि आपने बताया, आपने गंगू को सपने में कर्ज दिया था। सपना क्या होता है? सपना हकीकत की एक परछाई या प्रतिबिंब होता है। सेठ ने उत्सुकता से कहा, हां, बिल्कुल सही। बीरबल ने आईने की ओर इशारा करते हुए कहा, तो लीजिए, आपके कर्ज का भुगतान भी तैयार है। इस आईने के अंदर जो 1000 मोहरें दिख रही हैं, वे आपके सपने वाले कर्ज की कीमत है। हकीकत की मोहरों का प्रतिबिंब ही तो सपने की मोहरें हो सकती है। आप आईने के अंदर हाथ डालिए और अपनी मोहरें निकाल लीजिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। सेठ धनीराम हकबका गया। उसने कहा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? आईने के अंदर से मोहरें कैसे निकाली जा सकती है? वो तो सिर्फ एक परछाई है। असली मोहरें तो मेज पर बाहर रखी है। बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, सेठ जी, अगर आपका कर्ज सपना, परछाई था, तो उसका भुगतान हकीकत, असली सोना कैसे हो सकता है? जैसे सपना झूठा नहीं होता आपके अनुसार, वैसे ही आईने की परछाई भी झूठी नहीं है। जिस तरह आपने सपने में पैसे दिए, उसी तरह आईने की परछाई से आप अपना कर्ज वसूल कर लीजिए। अगर आप बाहर रखी असली मोहरें चाहते हैं, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपने हकीकत में मोहरें दी थी। अकबर जोर जोर से हंसने लगे। सेठ धनीराम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी चालाकी और लालच को बीरबल ने सरेआम पकड़ लिया है। उसने अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर गरीब गंगू को फंसाने की कोशिश की थी। शहंशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि के सामने बड़े से बड़ा फरे भी नहीं टिक सकता। अकबर ने सेठ पर भारी जुर्माना लगाया और वो जुर्माना गंगू किसान को इनाम के रूप में दिलवाया। मस्तकहानी का सार। इस लंबी और मजेदार कहानी से हमें 3 मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट दुनिया में कुछ लोग अपनी चालाकी से दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है, जैसा बीरबल ने आईने का इस्तेमाल करके किया। तर्क और बुद्धि की श्रेष्ठता कानून की कठोरता से ज्यादा कभी कभी कॉमन सेंस या व्यवहारिक बुद्धि काम आती है। बीरबल ने दिखाया कि अगर समस्या काल्पनिक,
सपना है तो उसका समाधान भी उसी धरातल पर होना चाहिए। लालच का बुरा अंत। सेठ धनीराम ने एक गरीब को लूटने के लिए सपने का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसे न केवल अपमानित होना पड़ा बल्कि अपनी जेब से जुर्माना भी भरना पड़ा। लालच इंसान की मति हर लेता है। बीरबल की ये जीत केवल गंगू की जीत नहीं थी, बल्कि सत्य और न्याय की जीत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अजीब क्यों न हो, धैर्य और बुद्धि से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। सपने का कर्ज हमेशा आईने की परछाई से ही चुकाया जाता है। जब बीरबल को मिली फांसी की सजा, स्वर्ग की यात्रा का षड्यंत्र। एक बार दरबार के कुछ मंत्रियों ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। उन्होंने बादशाह के खास शाही नाई बार्बर को अपनी ओर मिला लिया। नाई बादशाह के बहुत करीब था, क्योंकि वो हर सुबह उनकी हजामत बनाता था और उस दौरान बादशाह बड़े शांत मूड में होते थे। एक सुबह जब नाई बादशाह अकबर की दाढ़ी बना रहा था, उसने बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक लंबी आह भरी। अकबर ने पूछा, क्या बात है, तुम आज इतने उदास क्यों हो? नाई ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, कल रात मुझे आपके स्वर्गवासी पिताजी हुमायूं सपने में मिले थे। वे स्वर्ग में बहुत सुखी हैं, लेकिन उन्होंने एक शिकायत की है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शिकायत? नाई बोला, महाराज, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सब कुछ है, अप्सराएं हैं, अमृत है, संगीत है, लेकिन वहां कोई हाजिर जवाब और चुटकुलेबाज दरबारी नहीं है जो उनका मनोरंजन कर सके। वे वहां अकेलेपन के कारण थोड़े ऊब गए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि यदि आप अपने दरबार से अपने सबसे प्रिय और चतुर दरबारी को उनके पास स्वर्ग भेज दे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। अकबर अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। वे नाई की चाल में आ गए। उन्होंने सोचा कि स्वर्ग भेजने का मतलब तो मृत्यु है, लेकिन नाई ने इसे इतनी खूबसूरती से पेश किया था कि अकबर को लगा ये एक महान सेवा है। उन्होंने भारी मन से तय किया कि बीरबल ही वो शख्स है जो उनके पिता का मनोरंजन कर सकता है। अगले दिन दरबार में अकबर ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, हमने तय किया है कि तुम हमारे स्वर्गवासी पिता की सेवा के लिए स्वर्ग जाओगे। ये हमारे पिता की इच्छा है। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये उनके दुश्मनों की एक सोची समझी साजिश है। अगर वे मना करते तो राजद्रोह का आरोप लगता, और अगर हाँ कहते तो मौत निश्चित थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन स्वर्ग जाने की मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम करने हेतु 1 महीने का समय चाहिए। दूसरी, मुझे फांसी नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मेरे घर के पास एक ऊंचे टीले पर जिंदा दफन किया जाना चाहिए, ताकि मैं सीधे स्वर्ग के रास्ते पर जा सकूं। अकबर ने बीरबल की दोनों शर्तें मान ली। उस 1 महीने के दौरान बीरबल ने अपने घर के उस स्थान से, जहां उन्हें दफन किया जाना था, अपने कमरे तक एक गुप्त सुरंग खोद डाली। उन्होंने इस बात को बिल्कुल गुप्त रखा। 1 महीने बाद वो दिन आ गया। सारा शहर और दरबारी बीरबल की विदाई देखने जमा हुए। बीरबल को एक गहरे गड्ढे में उतार दिया गया और ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया। दरबारियों ने राहत की सांस ली कि अब बीरबल कभी वापस नहीं आएगा। बीरबल सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। वे अगले 6 महीनों तक अपने घर में छिपे रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल खूब बढ़ा लिए, ताकि वे किसी दिव्य पुरुष या ऋषि जैसे लगें। 6 महीने बाद अचानक एक दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। उन्हें देखते ही अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा, जबकि साजिश करने वाले मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। वे कांपने लगे कि क्या ये बीरबल का भूत है। अकबर ने उन्हें गले लगाया और पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? बताओ, हमारे पिताजी कैसे हैं? स्वर्ग का क्या हाल है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, हुजूर, आपके पिताजी बहुत खुश हैं। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की।
वे मेरे लतीफों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे वापस धरती पर भेज दिया ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम इतने बदले हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारी दाढ़ी इतनी लंबी क्यों है? बीरबल ने एक लंबी सांस ली और कहा, यही तो समस्या है जहांपना। स्वर्ग में सब कुछ है, लेकिन वहां कोई नाई नहीं है। वहां के सभी लोग और आपके पिताजी भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी और बाल इतने लंबे हो गए हैं कि वे उनमें उलझ जाते हैं। पिताजी ने विशेष रूप से आदेश दिया है कि आप अपने यहां के सबसे अच्छे नाई को तुरंत स्वर्ग भेजें, ताकि वो उनकी और अन्य पूर्वजों की हजामत बना सके। अकबर ने तुरंत नाई की ओर देखा। नाई के पसीने छूटने लगे। अकबर ने कड़क कर कहा, नाई, हमारे पिता स्वर्ग में परेशान हैं और तुम यहां आराम कर रहे हो। सैनिकों, इसे तुरंत उसी टीले पर ले जाओ और स्वर्ग के लिए रवाना करो। नाई डर के मारे बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपनी पूरी साजिश कबूल कर ली। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी मंत्रियों को कैद में डाल दिया और नाई को देश निकाला दे दिया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई और दुश्मनों को उन्हीं के बुने हुए जाल में फंसा दिया। अकबर ने बीरबल को पहले से भी ज्यादा सम्मान दिया। नैतिक शिक्षा। बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि धैर्य और बुद्धि से काम लिया जाए तो मृत्यु के मुख से भी वापस आया जा सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं भी उसी में गिरता है। अंधविश्वास से बचें। किसी की भी कही सुनी बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों न हो। कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा वो है जब बीरबल अपनी लंबी दाढ़ी का बहाना बनाकर नाई को उसी के बुने हुए जाल में फंसा देते हैं। ये दिखाता है कि नहले पे दहला कैसे मारा जाता है। अंधे लोगों की सूची, नजरिया और नजर का फर्क। सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। बादशाह अकबर और बीरबल आगरा के शाही बाग में टहल रहे थे। बाग में चारों और रंग बिरंगे फूल खिले थे और पक्षियों की चहचहाट मन मोह रही थी। अकबर का मिजाज काफी दार्शनिक हो रहा था। अचानक उन्होंने एक उड़ते हुए किवे को देखा और बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में खुदा ने इंसान को सबसे खूबसूरत तोहफा क्या दिया है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, समझ और नजरिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा ने आंखें सबसे बड़ा तोहफा दी है। अगर आंखें न हों तो दुनिया अंधेरी है। वैसे बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे शहर आगरा में कितने लोग अंधे होंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर मैं सच कहूं तो इस शहर में आंखों वालों से ज्यादा अंधों की तादाद है। यहां तक कि जिनके पास आंखें हैं उनमें से भी ज्यादातर अंधे ही हैं। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? आगरा में हजारों लोग हैं और तुम कह रहे हो कि ज्यादातर अंधे हैं। इसे साबित करो, वरना तुम्हें अपनी बात वापस लेनी होगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए। मैं आपको अंधों की सूची बनाकर दिखा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे के बीचों बीच एक पुरानी चारपाई, खाट, बिछाई। उन्होंने अपने साथ एक मुंशी, लेखक को बैठाया जिसके पास एक लंबी कागज की लिस्ट और कलम थी। बीरबल ने एक मोटा रस्सा लिया और बड़े ही ध्यान से उस चारपाई को बुनना शुरू कर दिया। वे पूरी तन्मयता से काम कर रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर रहे हों। बीच चौराहे पर बीरबल को चारपाई बुनते देख लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सबसे पहले एक राहगीर रुका और उसने हैरानी से पूछा, अरे बीरबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंशी की ओर इशारा किया। मुंशी ने तुरंत उस आदमी का नाम अपनी सूची में लिख लिया। कुछ देर बाद एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने रुककर पूछा, बीरबल साहब, क्या आप इस चौराहे पर बैठकर चारपाई बुन रहे हैं? बीरबल फिर भी चुप रहे और मुंशी ने उस सिपाही का नाम भी
सूची में दर्ज कर लिया। देखते ही देखते दोपहर हो गई। जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता वो यही पूछता, बीरबल जी, ये क्या कर रहे हैं? या क्या आप चारपाई बुन रहे हैं? बीरबल बिना कुछ बोले मुंशी से नाम लिखवाते रहे। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि बीरबल पागल हो गए हैं और चौराहे पर बैठकर खाट बुन रहे हैं। बीरबल के दुश्मन दरबारी ये सुनकर दौड़े चले आए। उन्हें लगा कि बीरबल की बेइज्जती करने का ये सही मौका है। एक दरबारी ने पास आकर व्यंग्य से कहा, वाह बीरबल, क्या अब महल की नौकरी छूट गई जो सड़कों पर खाट बुनने का काम शुरू कर दिया? बीरबल ने मुंशी की तरफ देखा और मुंशी ने उस दरबारी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया। बादशाह अकबर का आगमन। शाम होते होते ये खबर बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। अकबर खुद को रोक नहीं पाए और अपने अंगरक्षकों के साथ उस चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि बीरबल पसीने से तरबतर होकर बड़े ध्यान से रस्सा खींच रहे हैं और चारपाई तैयार कर रहे हैं। अकबर ने अपनी घोड़े से उतरकर बीरबल के पास जाकर पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई चारपाई बुन रहे हो? बीरबल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उन्होंने मुंशी से कहा, मुंशी जी, सबसे ऊपर हमारे आलमपना यानी बादशाह सलामत का नाम लिख दीजिए। अकबर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, ये क्या बदतमीजी है? मेरा नाम इस अंधों की सूची में सबसे ऊपर क्यों? बीरबल बड़े ही शांत भाव से खड़े हुए और बोले, हुजूर, बुरा न माने, मैंने कल आपसे कहा था कि दुनिया में आंखों वालों से ज्यादा अंधे हैं। अब आप ही देखिए, मैं यहां सबके सामने बीच चौराहे पर बैठा चारपाई बुन रहा हूं। ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है। इसके बावजूद जो भी यहां से गुजर रहा है वो देख रहा है कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने आगे विस्तार से समझाया, जहां पना, जिनके पास आंखें हैं वे देख सकते हैं कि काम क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बजाय वही सवाल पूछ रहे हैं जो प्रत्यक्ष है। ये इस बात का सबूत है कि वे अपनी आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए नहीं कर रहे। और जहां पना, आपने भी तो अपनी आंखों से देखा कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी आपने मुझसे वही सवाल पूछा। इसीलिए आपका नाम इस सूची में सबसे ऊपर है। अकबर बीरबल की बात की गहराई को समझ गए। वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में देखने और प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ा अंतर है। अकबर ने उस सूची को उठाया और देखा कि उसमें शहर के लगभग सभी बड़े व्यापारियों, मंत्रियों और यहां तक कि शाही हकीम का भी नाम था। बीरबल ने बताया कि हुजूर, लोग अक्सर अपनी आंखों से केवल वो देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं, लेकिन वे सच को परखते नहीं हैं। नजरिया वही है जो बिना पूछे सत्य को जान ले। अकबर ने बीरबल को उनकी इस अनोखी सीख के लिए कीमती मोतियों की माला भेंट की और स्वीकार किया कि बुद्धि की आंखें चेहरे की आंखों से कहीं ज्यादा तेज होती है। नैतिक शिक्षा। अवलोकन की शक्ति केवल आंखें होना काफी नहीं है, जागरूक होना जरूरी है। हम अक्सर वो चीजें भी पूछते हैं जो हमारे सामने बिल्कुल साफ होती है। नजरिया बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता न समझे। जागरूकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सचेत रहना चाहिए और बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बनकर सवाल नहीं पूछने चाहिए। मस्तकहानी का सार। बीरबल ने साबित कर दिया कि अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, बल्कि अंधा वह है जिसके पास आंखें तो है पर वो उनका सही इस्तेमाल और सही नजरिया नहीं रखता। रेत से तेल। जब बुद्धि ने बदला प्रकृति का नियम। आगरा का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए प्रसिद्ध था। एक दोपहर शहंशाह अकबर अपनी झरोखा खिड़की से दूर तक फैले रेगिस्तान की सुनहरी रेत को देख रहे थे। तपती धूप में रेत सोने की तरह चमक रही थी। अचानक अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने सोचा, दुनिया में हर चीज का कोई न कोई उपयोग है, लेकिन ये रेत, ये केवल प्यास और बाधा ही देती है।
क्या मेरी सल्तनत की इस विशाल रेत से कुछ मूल्यवान निकाला जा सकता है? अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। क्या यह सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ईश्वर की कृपा और आपकी प्रेरणा हो तो बुद्धि हर बंद रास्ता खोल सकती है। अकबर ने एक कांच के बर्तन में रेगिस्तान की रेत मंगवाई और बोले, तो बीरबल, हमारी चुनौती सुनो। तुम्हें इस सूखी रेत से तेल निकाल कर दिखाना होगा। अगर तुम 7 दिनों के भीतर इस रेत से एक दिया जलाने लायक तेल निकाल सको तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, अन्यथा तुम्हें दंड भुगतना होगा। अकबर की ये मांग सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब जानते थे कि तिल से तेल निकलता है, सरसों से तेल निकलता है, यहां तक कि फूलों से भी तेल निकलता है, लेकिन पत्थर और रेत से तेल, ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। बीरबल के दुश्मन मन ही मन खुश होने लगे कि इस बार तो बीरबल का फंसना तय है। बीरबल ने शांति से रेत का बर्तन उठाया और कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मुझे 7 दिन का समय दीजिए। घर पहुंचकर बीरबल सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि भौतिक रूप से रेत से तेल निकालना नामुमकिन है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अकबर अक्सर रूपकों, मेटाफोर्स में बात करना पसंद करते हैं। बीरबल ने अगले 3 दिन नगर के बाहर के रेगिस्तानी इलाकों का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि रेत के उन टीलों के बीच कुछ खास तरह की झाड़ियां और छोटे पौधे उगते हैं, जिन्हें पीलू या रेगिस्तानी फल कहा जाता था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि रेगिस्तान के लोग अपनी आजीविका के लिए किस तरह संघर्ष करते हैं। चौथे दिन बीरबल ने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया। उन्होंने उनसे रेगिस्तान की रेत को छानने और कुछ विशेष बीजों को एकत्रित करने को कहा जो अक्सर रेत के नीचे दबे रहते थे। 7वें दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में रेत का वही बर्तन था और दूसरे हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम रेत से तेल निकालने में सफल रहे? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन रेत से तेल निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अकबर चौंक गए। हमारी सहायता? वो कैसे? बीरबल ने रेत को दरबार के बीचों बीच एक बड़े पात्र में पलट दिया और बोले, हुजूर, रेत से तेल तभी निकलता है जब उसमें परिश्रम का जल और धैर्य की आंच मिलाई जाए। मैंने इस रेत को 7 दिनों तक अपने विशेष कक्ष में मथा है। अब आप बस अपनी उंगली से इस रेत के बीच में एक छोटा सा गड्ढा कीजिए और अपनी न्यायप्रिय दृष्टि से उसे देखिए। अकबर ने वैसा ही किया। जैसे ही अकबर ने रेत के बीच गड्ढा किया, बीरबल ने बड़ी चालाकी से अपने हाथ की आस्तीन में छिपी एक छोटी सी नली से शुद्ध तेल की कुछ बूंदें उस गड्ढे में टपका दी। अकबर को लगा कि रेत के नीचे से तेल निकल रहा है। अकबर हैरान रह गए। अद्भुत! बीरबल, तुमने वाकई रेत से तेल निकाल दिया, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, माफ कीजिएगा, लेकिन विज्ञान कहता है कि निर्जीव रेत कभी तेल पैदा नहीं कर सकती। जो तेल आपने अभी देखा वो केवल एक प्रतीकात्मक उत्तर था। असली उत्तर तो यह है। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाया जो रेगिस्तान में उगने वाले रेगिस्तानी सरसों और धतूरे के बीजों का एक थैला लेकर आया था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिस रेत को आप बेकार समझ रहे थे, उस रेत की कोख में ये बीज छिपे होते हैं। ये बीज रेगिस्तान की भीषण गर्मी सहकर भी जीवित रहते हैं। मैंने इन बीजों को रेत से छानकर अलग किया और उनसे ये तेल निकाला है। अतः ये तेल रेत का ही है, क्योंकि रेत ने ही इन बीजों को पालपोस कर बड़ा किया है। बीरबल ने आगे कहा, शहंशाह, इस चुनौती का असली उद्देश्य ये समझना था कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। अगर राजा की दृष्टि पारखी हो तो वो बंजर रेत से भी राजस्व का तेल निकाल सकता है, यानी वहां की छिपी हुई संपदा को पहचान सकता है।
अकबर बीरबल की इस गहराई भरी बात को सुनकर दंग रह गए। वे समझ गए कि बीरबल ने न केवल उनकी असंभव चुनौती को पूरा किया, बल्कि उन्हें शासन करने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। अकबर ने स्वीकार किया कि बुद्धि ही वो यंत्र है जो पत्थर से भी पानी और रेत से भी तेल निकाल सकती है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई बेमिसाल है। तुमने साबित कर दिया कि असंभव केवल एक शब्द है जो कायरों के शब्दकोश में होता है। मस्तकहानी का सार। इस विस्तृत कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। दृष्टिकोण का महत्व। जहां आम लोग केवल बंजर रेत देख रहे थे, बीरबल ने वहां छिपे हुए संसाधनों, बीजों को देखा। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप समस्याओं को किस नजरिए से देखते हैं। असंभव कुछ भी नहीं। कोई भी कार्य तब तक असंभव लगता है जब तक कि उसे करने के लिए रचनात्मक सोच का उपयोग न किया जाए। बीरबल ने भौतिक विज्ञान के बजाय तार्किक समाधान चुना। संसाधनों का मूल्य। प्रकृति की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं है। यदि हम प्रयास करें तो सबसे कठिन परिस्थितियों, रेगिस्तान से भी मूल्यवान परिणाम, तेल संपदा, प्राप्त किए जा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग। सत्ता और शक्ति से आप हुक्म दे सकते हैं, लेकिन समस्याओं का वास्तविक समाधान केवल बुद्धि और विवेक से ही निकलता है। रेत से तेल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब चुनौतियां बड़ी हों और समाधान न दिख रहा हो, तो अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। बीरबल की चतुराई हमें सिखाती है कि सत्य को कहने के लिए साहस और उसे सिद्ध करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है। अकबर की हार उनके अहंकार की हार थी, जबकि बीरबल की जीत मानवता और बुद्धि की विजय थी। सबसे बड़ा मूर्ख। 3 महामूर्खों की खोज। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य में अजबगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। अजबगढ़ की हर चीज निराली थी। वहां के समोसे गोल होते थे, जलेबियां सीधी होती थीं, और वहां के महाराज राजा वीरभद्र सिंह अपनी वीरता से ज्यादा अपनी विचित्र सनकों के लिए प्रसिद्ध थे। महाराज वीरभद्र का दरबार हमेशा भरा रहता था, लेकिन एक समस्या थी। महाराज बहुत जल्दी बोर हो जाते थे। नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, तीतर-पटेर की लड़ाई, सब कुछ देख देख कर उनका मन भर चुका था। एक सुहावनी सुबह, जब दरबारी महाराज की जय हो के नारे लगा रहे थे, राजा वीरभद्र अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जम्हाइयां ले रहे थे। अचानक उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने अपने महामंत्री पंडित सत्यप्रकाश को आवाज दी। महामंत्री जी। राजा की आवाज गूंजी। जी, अन्नदाता, आदेश करें। महामंत्री ने झुककर कहा। सत्यप्रकाश बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन राजा की हर नई मांग उनके लिए सिरदर्द बन जाती थी। हमें लगता है कि हमारे राज्य में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। जिधर देखो कोई न कोई ज्ञान बांट रहा है। ये बहुत उबाऊ हो गया है। राजा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तो महाराज क्या चाहते हैं? क्या हम किसी कवि सम्मेलन का आयोजन करें? नहीं, राजा चिल्लाए। हमें बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता देखनी है। हमें देखना है कि हमारे राज्य में बेवकूफी का स्तर क्या है। हम चाहते हैं कि आप राज्य के 3 सबसे बड़े महामूर्खों को ढूंढकर लाएं और उन्हें दरबार में पेश करें। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महामंत्री ने घबराते हुए पूछा, 3 महामूर्ख? लेकिन महाराज, इनका क्या करेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, हम उन्हें पुरस्कृत करेंगे। जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा, उसे हम शाही मूर्ख की उपाधि और 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जाओ महामंत्री, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। यदि तुम 3 सबसे नायाब मूर्खों को नहीं ला पाए, तो तुम्हारी मूंछें मुंडवाकर तुम्हें गधे पर उल्टा बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाएगा। महामंत्री सत्यप्रकाश के पसीने छूट गए। राजा का आदेश था, मानना ही था। उन्होंने भारी मन से सिर झुकाया और मूर्खों की खोज में निकल पड़े।
महामंत्री सत्य प्रकाश ने भेष बदला। उन्होंने एक साधारण यात्री का वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी बांधी, हाथ में लाठी ली और राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। उन्हें लगा था कि मूर्ख ढूंढना आसान होगा, लेकिन अजबगढ़ के लोग तो जरूरत से ज्यादा होशियार निकले। कोई मोलभाव में माहिर था तो कोई राजनीति में। एक हफ्ता बीत गया, महामंत्री को कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वे महामूर्ख कह सकें। वे सोचने लगे, क्या मेरी मूंछें अब नहीं बचेंगी? क्या मुझे गधे की सवारी करनी पड़ेगी? इसी चिंता में डूबे हुए वे एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था। तभी उनकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा था। वो जिस डाल पर बैठा था उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा था। और मजे की बात यह थी कि वो पेड़ के तने की तरफ नहीं, बल्कि तने से दूर वाली तरफ बैठा था और अपने और तने के बीच वाले हिस्से पर कुल्हाड़ी चला रहा था। महामंत्री ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने नीचे से आवाज दी, ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? उस आदमी ने नीचे देखा, पसीना पोंछते हुए बोला, दिखता नहीं, लकड़ी काट रहा हूं। घर में चूल्हा जलाना है। महामंत्री ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। जब डाल कटेगी तो तुम भी नीचे गिरोगे और हड्डिपसली टूट जाएगी। आदमी ने कुल्हाड़ी रोकी और जोर से हंसा। अरे जा जा, तू अपना काम कर। बड़ा आया भविष्य बताने वाला। मैं पिछले 10 साल से लकड़ी काट रहा हूं, आज तक नहीं गिरा। तू मुझे सिखाएगा? महामंत्री ने सोचा, इससे बहस करना बेकार है। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि कड़कड़ धड़ाम, डाल टूटी और वो आदमी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। धूल का गुबार उड़ा और वो हाय गया। हाय बापू, चिल्लाने लगा। महामंत्री दौड़कर उसके पास गए। वो आदमी दर्द से करहाते हुए खड़ा हुआ और महामंत्री के पैरों में गिर पड़ा। हे महात्मा, हे त्रिकालदर्शी बाबा, आपने तो पहले ही बता दिया था कि मैं गिरूंगा। आप जरूर कोई पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। मुझे बताइए, मैं कब मरूंगा? मेरी शादी कब होगी? महामंत्री ने मन ही मन सोचा, इससे बड़ा नमूना और क्या मिलेगा? न्यूटन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला साक्षात मूर्ख। उन्होंने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, वत्स, मैं कोई बाबा नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ राजा के दरबार में चलोगे तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब और ढेर सारा इनाम मिलेगा। इनाम? चलिए महाराज, मैं अभी चलता हूं। वो आदमी लंगड़ाते हुए तैयार हो गया। उसका नाम था गपोड़ी लाल। महामंत्री ने राहत की सांस ली। चलो, एक तो मिला, अब 2 और चाहिए। गपोड़ी लाल को एक सराय में ठहराकर महामंत्री अपनी खोज में आगे बढ़े। कई दिन बीत गए। उन्हें छोटे मोटे मूर्ख तो बहुत मिले, जैसे एक आदमी जो भैंस को बांसुरी सुना रहा था ताकि वो ज्यादा दूध दे, या एक औरत जो सुई धागा लेकर अंधेरे में सुई में धागा डाल रही थी क्योंकि बाहर धूप में उसे गर्मी लग रही थी। लेकिन ये महामूर्ख की श्रेणी में नहीं आते थे। तभी एक दिन महामंत्री एक गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने अपने सिर पर एक भारी भरकम संदूक, बक्सा रखा हुआ था। महामंत्री ने उसे रोका। ओ भाई, जरा रुकना। घुड़सवार रुका। वो पसीने से लथपथ था, गर्दन कांप रही थी। महामंत्री ने पूछा, भाई, तुम घोड़े पर बैठे हो तो ये भारी संदूक अपने सिर पर क्यों रखा है? इसे घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रख देते? उस आदमी ने महामंत्री को ऐसे देखा जैसे महामंत्री ने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी की बात कर दी हो। उसने कहा, अरे भाई साहब, आप भी कितने निर्दयी हैं। क्या आपको दिखता नहीं कि मेरा घोड़ा कितना कमजोर और बूदा है? बेचारा मरियल सा जानवर है। ये तो मेरा ही बोझ बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा है। अगर मैं इस भारी संदूक का बोझ भी इसके ऊपर रख दूं तो बेचारा मर ही जाएगा। इसलिए घोड़े की जान बचाने के लिए मैंने संदूक का बोझ अपने सिर पर उठा रखा है।
महामंत्री का दिमाग चकरा गया। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, ये तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का हत्यारा है। इसे लगता है कि इसके सिर पर बोझ रखने से घोड़े पर वजन नहीं पड़ रहा। महामंत्री ने बड़े प्यार से कहा, वाह, तुम तो बड़े दयालु हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम बुड़बक सिंह है। बुड़बक जी, आपकी दयालुता और बुद्धि का सम्मान होना चाहिए। हमारे महाराज ऐसे ही नेकदिल लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपको बहुत इनाम मिलेगा। बुड़बक सिंह खुश हो गया। अरे वाह, नेकी का फल, जरूर चलूंगा। अब महामंत्री के पास दो महामूर्ख हो गए थे, गपोड़ी लाल और बुड़बक सिंह। लेकिन समस्या ये थी कि महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे थे और तीसरा महामूर्ख अभी तक नहीं मिला था। महामंत्री ने दिन रात एक कर दिया। वे बाजारों में घूमे, स्कूलों में गए, यहां तक कि पागल खाने के बाहर भी चक्कर लगाए। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो गपोड़ी और बुड़बक को टक्कर दे सके। एक आदमी मिला जो अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो पागल था, मूर्ख नहीं। एक और मिला जो नदी में छल्ली, सिव लेकर पानी भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चला वो नाटक कर रहा था। समय सीमा समाप्त हो गई। कल सुबह दरबार में पेश होना था। महामंत्री के पास सिर्फ 2 मूर्ख थे। वे जानते थे कि राजा वीरभद्र अपनी बात के पक्के हैं। मूंछें मुंडनी तय थी। सारी रात वे सो नहीं पाए। गपोड़ी और बुड़बक तो मजे से खर्राटे ले रहे थे, लेकिन महामंत्री चिंता में थे। सुबह होते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक निर्णय लिया, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने सोचा और दोनों मूर्खों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। नगर के लोग भी ये तमाशा देखने आए थे कि राज्य के सबसे बड़े मूर्ख कौन है। महाराज वीरभद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। महामंत्री सत्यप्रकाश हाजिर हों। नगाड़े बजे। महामंत्री ने प्रवेश किया। उनके पीछे गपोड़ी लाल, जो अभी भी लंगड़ा रहा था, और बुड़बक सिंह, जो अभी भी हाथ में संदूक लिए हुए था, क्योंकि उसे कहीं रखने में डर था कि जमीन टूट जाएगी, चल रहे थे। राजा ने पूछा, महामंत्री, क्या आप हमारी चुनौती पूरी कर पाए? क्या आप 3 महामूर्खों को ले आए हैं? महामंत्री ने झुककर प्रणाम किया। जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने में सफल रहा हूं। मैं आपके सामने दुनिया के नायाब नमूने पेश करता हूं। राजा ने गपोड़ी लाल की तरफ इशारा किया। ये कौन है और इसकी महानता क्या है? महामंत्री ने गपोड़ी की कहानी सुनाई, कैसे वो उसी डाल को काट रहा था जिस पर बैठा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने हंसते हुए पूछा, क्यों बे गपोड़ी, तुम्हें पता नहीं था कि तुम गिर जाओगे? गपोड़ी ने भोलापन दिखाते हुए कहा, महाराज, मुझे क्या पता कि ये पेड़ मुझसे गद्दारी करेगा। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। गलती पेड़ की है, उसने मुझे चेतावनी नहीं दी। राजा ने अपना पेट पकड़ लिया। शाबाश, इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। ये वाकई महामूर्ख है। फिर बारी आई बुड़बक सिंह की। महामंत्री ने बताया, महाराज, ये आदमी घोड़े पर बैठा था, लेकिन संदूक अपने सिर पर रखा था ताकि घोड़े को वजन न लगे। दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कईयों की आंखों में हंसते हंसते आंसू आ गए। राजा ने पूछा, अरे महानुभाव, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सिर का वजन भी घोड़े पर ही जा रहा था? बुड़बक ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप भी नासमझ वाली बात कर रहे हैं। संदूक मेरे सिर पर था, घोड़े की पीठ पर नहीं। मेरा सिर और घोड़े की पीठ अलग अलग है। मैं अपने प्यारे घोड़े पर इतना जुल्म कैसे कर सकता हूं? राजा कुर्सी से गिरते गिरते बचे। अद्भुत, अविश्वसनीय। ऐसा तर्क तो बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सकते। इसे 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। 2 मूर्ख पेश हो चुके थे। राजा ने चारों तरफ देखा और पूछा, महामंत्री,
तुमने 2 तो बहुत शानदार नमूने पेश किए, लेकिन हमारा आदेश 3 महामूर्खों का था। तीसरा कहा है, कहीं तुम असफल तो नहीं हो गए? राजा की आवाज में थोड़ी सख्ती आ गई। नाई को इशारा कर दिया गया कि वो उस तरह तैयार रखें। महामंत्री सत्यप्रकाश मंच के बीचों बीच आए। उन्होंने गपोड़ी और बुड़बक को किनारे किया और राजा की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। महाराज, महामंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरा महामूर्ख यही मौजूद है। वो इन दोनों से भी बड़ा मूर्ख है। कहा है, उसे पेश करो। राजा चिल्लाए। महामंत्री ने धीरे से कहा, तीसरा महामूर्ख मैं स्वयं हूं। महाराज। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम तो हमारे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। तुम मूर्ख कैसे हुए? महामंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, महाराज, मैं एक पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार मंत्री हूं। मेरा काम राज्य की समस्याओं को सुलझाना, जनता का कल्याण करना और राजकोष का सही प्रबंधन करना है। लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने राज्य के सारे जरूरी काम छोड़ दिए। न मैंने किसानों की समस्या सुनी, न व्यापारियों का झगड़ा सुलझाया, न पड़ोसी राज्य के खतरे पर ध्यान दिया। महामंत्री ने एक पल के लिए रुका और फिर बोले, मैं 1 महीने तक धूप, धूल और धक्के खाता हुआ पागलों की तरह मूर्खों को ढूंढता रहा, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और कीमती समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट कर दे, वो इन अनपढ़ गपोड़ी और बुड़बक से भी बड़ा मूर्ख है। इसलिए तीसरा महामूर्ख मैं हूं। राजा वीरभद्र सन्न रह गए। महामंत्री की बात सीधे उनके दिल पर लगी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी को लगा कि अब महामंत्री का सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा का चेहरा लाल हो गया था। लेकिन तभी एक और मोड़ आया। महामंत्री ने अपनी बात जारी रखी, गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं चौथे महामूर्ख का भी नाम बता सकता हूं। दरबारी डर के मारे कांपने लगे। महामंत्री आज अपनी मौत को दावत दे रहे थे। राजा ने भारी आवाज में पूछा, कौन है वह चौथा? महामंत्री ने निडर होकर कहा, आप महाराज। क्या? राजा सिंहासन से खड़े हो गए। तलवारें म्यान से बाहर निकल आई। महामंत्री ने शांत भाव से कहा, हां महाराज, एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की भलाई करना, लेकिन आपने उस कर्तव्य को भूलकर अपनी सनक के लिए अपने सबसे काबिल मंत्री को 1 महीने के लिए मूर्खों को ढूंढने के बेकार काम पर लगा दिया। और अब आप इस बात पर नाराज होकर शायद मुझे सजा दे, जो एक और मूर्खता होगी। दरबार में मृत्यु जैसा सन्नाटा था। हर कोई राजा के आदेश का इंतजार कर रहा था। राजा वीरभद्र ने महामंत्री को घूरकर देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे और महामंत्री के पास आए। अचानक राजा जोर से हंस पड़े। हां, उनकी हंसी से महल गूंज उठा। सत्यप्रकाश, तुम वाकई सत्य के प्रकाश हो। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। ये सच है, मनोरंजन के लिए राजकाज को ताक पर रख देना सबसे बड़ी मूर्खता थी। गपोड़ी और बुड़बक तो अज्ञानता के कारण मूर्ख है, लेकिन हम और तुम ज्ञान होते हुए भी मूर्खता कर बैठे। राजा ने अपनी माला उतारकर महामंत्री के गले में डाल दी। हम घोषणा करते हैं कि आज से राज्य में कोई भी मूर्ख सम्मेलन नहीं होगा। अब से हम केवल प्रजा के कल्याण पर ध्यान देंगे। गपोड़ी और बुड़बक को इनके मनोरंजन के लिए इनाम देकर ससम्मान घर भेजा जाए। और महामंत्री, आपको आपकी निडरता और बुद्धिमानी के लिए राज्य रत्न की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार महामंत्री सत्यप्रकाश की जय और महाराज वीरभद्र की जय के नारों से गूंज उठा। गपोड़ी लाल ने अपनी डाल काटने वाली आदत छोड़ दी और लकड़ी का व्यापार शुरू किया, जमीन पर रखकर। बुड़बक सिंह ने एक बैलगाड़ी खरीद ली ताकि घोड़े और खुद दोनों को आराम मिले। और अजबगढ़ राज्य, वो राजा वीरभद्र
और महामंत्री सत्य प्रकाश की देखरेख में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लेकिन जब भी कोई दरबार में कोई बेतुकी मांग करता तो लोग धीरे से कह देते, भाई, 3 महामूर्ख वाली कहानी याद है ना? कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है, बुद्धि का दुरुपयोग ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अनजाने में गलती करना अज्ञानता है, जैसे गपोड़ी और बुड़बक। लेकिन जानते बूझते हुए अपना कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ के कामों में लगाना, जैसे मंत्री और राजा, असली मूर्खता है। पद की गरिमा, चाहे राजा हो या मंत्री या आज के जमाने का कोई अधिकारी या छात्र, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर व्यर्थ के मनोरंजन या निरर्थक कार्यों में समय बिताते हैं तो हम भी उन मूर्खों से कम नहीं हैं। सच कहने का साहस। एक सच्चा मित्र या सलाहकार वही है जो मंत्री की तरह समय आने पर कड़वा सच बोलकर आपको सही रास्ते पर ले आए। अक्ल की खेती। जब बीरबल ने उगाया बुद्धि का फल। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उनकी बुद्धिमानी और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से दूसरे राज्यों के राजाओं तक पहुंचते रहते थे। कुछ राजा अकबर से मित्रता रखते थे तो कुछ मन ही मन उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने के बहाने खोजते रहते थे। एक बार पड़ोसी राज्य लंका के राजा ने अकबर की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक दूत के हाथ अकबर को एक अजीबोगरीब संदेश भेजा। दूत ने दरबार में झुककर कहा, आलमपना, हमारे महाराज ने आपके लिए एक विशेष अनुरोध भेजा है। उन्होंने सुना है कि आपके पास बहुत उपजाऊ भूमि और महान विद्वान है, इसलिए वे चाहते हैं कि आप हमें एक घड़ा भरकर अक्ल, बुद्धि भेजें। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको दंड स्वरूप भारी जुर्माना भरना होगा। ये अजीब मांग सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। भला अक्ल भी कोई चीज है जिसे घड़े में भरकर भेजा जा सके? अक्ल तो दिमाग में होती है, खेत में थोड़ी न उगती है। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि पड़ोसी राजा उन्हें अपमानित करना चाहता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लिए शांत बैठे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? क्या तुम हमारे लिए अक्ल की खेती कर सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, ये कोई कठिन काम नहीं है। बस मुझे कुछ समय और एक छोटा सा बगीचा चाहिए। 3 महीने के भीतर मैं राजा को अक्ल से भरा घड़ा दे दूंगा। बीरबल ने शहर से दूर एक सुरक्षित बगीचे का चयन किया। उन्होंने वहां मिट्टी तैयार करवाई, लेकिन उन्होंने वहां कोई अनाज या फल नहीं बोया, बल्कि कद्दू, कुम्हड़ा, काशीफल की बेलें लगवाई। जैसे ही कद्दू के पौधों पर छोटे छोटे फल, बतिया लगने शुरू हुए, बीरबल ने एक अनोखी तरकीब अपनाई। उन्होंने मिट्टी के कई छोटे मुंह वाले घड़े मंगवाए। उन्होंने कद्दू की बेलों को उन घड़ों के भीतर डाल दिया ताकि छोटा सा कद्दू का फल घड़े के अंदर चला जाए। अब कद्दू घड़े के अंदर ही बढ़ने लगा। बीरबल खुद उसकी देखभाल करते थे। वे उसे समय पर खाद और पानी देते थे। देखते ही देखते कुछ हफ्तों में कद्दू का आकार बढ़ गया और उसने घड़े के अंदर की पूरी जगह घेर ली। अब स्थिति यह थी कि कद्दू इतना बड़ा हो चुका था कि उसे बिना घड़ा तोड़े बाहर नहीं निकाला जा सकता था। 3 महीने बीत गए। बीरबल ने बेलों से उन घड़ों को अलग कर दिया। अब घड़े के अंदर एक पूरा बड़ा कद्दू समाया हुआ था, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण वो बाहर नहीं दिख रहा था। बस घड़े का वजन भारी लग रहा था। बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, अक्ल की फसल पककर तैयार है। पड़ोसी राजा के दूत को बुला लीजिए। अगले दिन लंका के दूत को बुलाया गया। बीरबल ने एक सुंदर कपड़े से ढका हुआ घड़ा उसके सामने रखा और बड़ी गंभीरता से कहा, दूत महोदय, ये हमारे बादशाह की ओर से आपके राजा के लिए अक्ल का उपहार है, लेकिन इसकी एक शर्त है। दूत ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, शर्त यह है कि आपके राजा को इस घड़े के अंदर से अक्ल,
बुद्धि का फल को बाहर निकालना होगा। लेकिन न तो घड़ा टूटना चाहिए और न ही अक्ल के फल को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। यदि आपके राजा ऐसा कर लेते हैं तो हम मान लेंगे कि वे वाकई बुद्धिमान हैं। दूत घड़ा लेकर अपने राज्य पहुंचा। जब वहां के राजा ने घड़े के अंदर झांक कर देखा तो वे दंग रह गए। घड़े के भीतर एक विशाल कद्दू फंसा हुआ था, जिसे बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालना असंभव था। राजा बीरबल की चतुराई समझ गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उनकी असंभव मांग का उत्तर एक असंभव शर्त से दिया है। राजा ने अकबर को पत्र लिखा, महाराज, आपके पास वाकई अक्ल की खेती करने वाले विद्वान हैं। हमने अपनी हार मान ली है। जब अकबर को यह समाचार मिला तो वे बीरबल की सूझबूझ से गदगद हो गए और उन्हें बेशकीमती रत्न भेंट किए। कहानी की नैतिक शिक्षा। ये मस्तकहानी हमें जीवन के 3 बड़े सबक सिखाती है। जैसे को तैसा, जब कोई आपसे बेतुका या असंभव सवाल करे तो उसका उत्तर भी उसी की भाषा में तर्क के साथ देना चाहिए। रचनात्मक सोच दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। बीरबल ने एक साधारण सब्जी कद्दू का उपयोग करके एक अमूर्त अवधारणा अक्ल को भौतिक रूप दे दिया। धैर्य और समय का प्रबंधन। कुछ समस्याओं का हल तुरंत नहीं निकलता, उसके लिए फसल की तरह समय देना पड़ता है। बीरबल ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि 3 महीने का समय लेकर सटीक वार किया। अक्ल की खेती की ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक चतुराई में होती है। यदि आप शांत रहकर सोचें तो आप किसी भी घड़े जैसी बंद परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं।